Okay. 11th class. So last time we started with the new chapter, that was chapter 15. That is about the plant growth and development, right? Plant growth and development में as per the new syllabus you only need to study about the plant growth regulators, है ना, जिनको हमने डिस्कस किया था कि हम उनको क्या किसी और एक नाम से जानते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्लांट हार्मोन्स एज वेल। तो हम उनको यूजुअली अपने जब बेसिक क्लासेस में स्टडी करते तो हम उनको क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स कहते आए थे। अभी तक प्लांट हार्मोन्स के बारे में ही स्टडी करते आए थे, बट उनका एक और नाम है, दैट दे आर कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो कल हमने उनका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज पहले ये पढ़ लेते हैं कि उन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उनका आपको थोड़ा बहुत तो अब आइडिया है। आप लोग 10th में बेसिक जो नेम्स हैं वो तो आप स्टडी करके आए हो। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है। ये जो नेम्स हैं, दीज नेम्स आर नॉट न्यू फॉर यू, राइट? बट अब हम पहले ये स्टडी कर लेते हैं कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। उसके बाद हम चलेंगे कि फिर इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, तो जो पांचों मेजर ग्रुप है हमारे पीजीआर्स के, जो पांच हमारे पीजीआर्स है मेन, वो ऑलमोस्ट सारे के सारों की जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल थी। ठीक है, सबसे पहले जो डिस्कवरी स्टार्ट हुई वो थी उस पे जो चार्ल्स डार्विन है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, नहीं तो 12th तक आते आते सुन लोगे। तो डार्विन और उसके सन फ्रांसिस डार्विन, प्लीज हाईलाइट दिस लाइन एंड मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों नाम सीधा सीधा एमसीक्यू में आ जाते हैं। ये सीधा लाइन आएगी कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था या उनका क्या रोल था हार्मोन के डिस्कवरी में। ठीक है, तो दोनों के नाम याद रखने हैं, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। तो फिर उन्होंने ना एक चीज ऑब्जर्व की, उन्होंने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि जो कैनरी ग्रास है, कैनरी ग्रास एक्चुअली एक टाइप की ग्रास है जिसको यूजुअली बर्ड फीड की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब बर्ड को खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये वैसे भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसको ह्यूमन इंटेक के लिए भी अच्छा बोला जाता है, बट यूजुअली बर्ड फीड के जैसे यूज़ की जाती है, बर्ड को खिलाने के लिए यूज़ की जाती है। तो उसने कैनरी ग्रास को ऑब्जर्व किया, तो उसने वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की। उसने ऑब्जर्व किया कि जब कॉली जो कैनरी ग्रास की कॉलियोपिटाइल्स हैं, कॉलियोपिटाइल का मतलब क्या होता है, जो हमारी शूट टिप होती है ना, जो यंग शूट टिप होती है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसको हम कॉलियोपिटाइल बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही रूट के जो टिप होती है वहाँ पे भी एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, उसको हम कॉलियोराइजा बोलते हैं। ठीक है, तो शूट के ऊपर क्या हुई, कॉलियोपिटाइल। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो कैनरी ग्रास की कॉलियोपिटाइल थी ना, वो लाइट सोर्स को रिस्पॉन्ड कर रही थी। लाइट सोर्स को रिस्पॉन्ड कैसे कर रही थी, बाय यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। मतलब क्या हो रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब कैनरी ग्रास पे एक तरफ से लाइट डाली जाती है तो क्या होता है, कॉलियोपिटाइल उस लाइट की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, मतलब कैनरी ग्रास की एक साइड पे, बॉडी के एक पार्ट पे जब लाइट डाली जा रही है तो कॉलियोपिटाइल उसी की तरफ बेंड हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। आप ये स्टडी करके आए हो, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट्स है ना, और फोटो किस लिए वर्ड यूज होता है, लाइट के लिए। तो मतलब जो हमारे कैनरी ग्रास की कॉलियोपिटाइल्स हैं, दे वर शोइंग फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि ये फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनको ये पता चला कि ये जो कॉलियोपिटाइल की टिप है ना कैनरी ग्रास में, इस ये कोई ऐसी साइट है, इसमें कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रांसमिट होती रहती है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो कॉलियोपिटाइल है वो बेंड हो जाता है। ठीक है, जो हमारी कैनरी ग्रास की जो पूरी शूट है वो बेंड हो जाती है। ठीक है, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स क्या आते हैं वो आपको फिगर के थ्रू समझाया हुआ है। फिगर देखो 15.10, एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखी, बट आई होप आपको फिगर से थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखो पहले आपको ए पोर्शन में देखो क्या समझ आ रहा है कि जो हमारी पोर्शन है, जो एरो दिखा रहा है वो लाइट की मूवमेंट दिखा रहा है, लाइट की डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अगर लाइट इधर इस साइड से आ रही है तो हमारी ग्रास जो है वो बेंड कर रही है। ठीक है,
आप देखो अब क्या हुआ, बी पोर्शन में क्या किया गया है, बी पोर्शन में ये किया गया है कि कॉलियोपेटाइल हटा दी गई है। ठीक है, कॉलियोपेटाइल अगर हटा दी गई है तो बेंडिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो अब क्योंकि कॉलियोपेटाइल हटा दी गई, बेंडिंग नहीं हो रही, तो यहाँ से उन्हें आइडिया लगा कि कॉलियोपेटाइल में ही कुछ ऐसा है जो फर्दर आगे ट्रांसमिट हो जाता है, और जो ट्रांसमिट हो जाता है उसकी वजह से हमारी ग्रास बेंड कर जाती है। ठीक है, सी में देखो क्या कर रहे हैं, सी में ये कर रहे हैं कि उस कॉलियोपेटाइल को फर्दर किसी बहुत ओपेक चीज से कवर कर दिया गया है, उसकी वजह से भी बेंडिंग हुई नहीं है। और डी में देखो क्या हो रहा है, डी में अगेन अगर लाइट पड़ रही है तो जो हमारी बेंडिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट था एफ डब्ल्यू वेंट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, कि यहाँ से जब उनको अब इतना तो आइडिया लग गया था कि कॉलियोपेटाइल में कोई ना कोई चीज़ है, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है जो पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसमिट हो जाता है और वो बेंडिंग करा देता है। ठीक है, तो फिर एक साइंटिस्ट था एफ डब्ल्यू वेंट, फिर उसने ओट सीडलिंग्स की कॉलियोपेटाइल से ऑक्सिन को आइसोलेट किया। राइट, इस चैप्टर में इस टॉपिक में हमें जितना भी कवर करना है मेजर फैक्चुअल पार्ट है, यहाँ से आपको सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लर्न करने वाला काम है, समझने वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि अभी हम आगे चलेंगे तो आपको हार्मोन्स के फंक्शंस लर्न करने हैं मेजरली। राइट, तो ये बात हुई ऑक्सिन की कि ऑक्सिन कैसे आइसोलेट हुआ था, सबसे पहले डिस्कवर कैसे हुआ था। तो ऑब्जर्वेशन चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने की थी, और आइसोलेट किसने किया था, एफ डब्ल्यू वेंट ने। राइट, चलिए उसके बाद हम चलते हैं जिब्रेलिन के डिस्कवरी की तरफ, कि जिब्रेलिन कैसे डिस्कवर हुआ था। एक्चुअली क्या था कि एक साइंटिस्ट था कुरोसावा। ठीक है, कुरोसावा ने, एक बॉटनिस्ट था, उसने जिब्रेलिन डिस्कवर किया था। उस टाइम ना क्या हुआ, उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो राइस सीडलिंग्स है ना, उनमें एक डिसीज हो जाती है, उसको हम बिकानी बोलते हैं, बिकान डिसीज। उसको कॉमन भाषा में कहा जाता था फुलिश सीडलिंग डिसीज। ठीक है, फुलिश सीडलिंग डिसीज क्यों, क्योंकि इस डिसीज में क्या होता था, जो राइस के सीडलिंग्स होते थे ना, वो बहुत स्पाइनी हो जाते थे, बहुत कांटेदार सीडलिंग्स हो जाते थे। और वो कांटेदार सीड तो मतलब फिर वो यूजफुल तो रहते नहीं थे, मतलब सीडलिंग्स खराब हो गए, तो उसको हम फुलिश सीडलिंग डिसीज बोल देते थे राइस की। और वो पता चला कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक फंगस है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ठीक है, तो जिब्रेला फ्यूजिकुराई की वजह से, मतलब जिब्रेला फ्यूजिकुराई जब राइस के प्लांट पे इन्फेक्शन कर देती थी तो उसकी वजह से ये फुलिश सीडलिंग डिसीज हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्पाइनली सीडलिंग्स बन रहे थे। राइट, क्योंकि कुछ कंपाउंड जो है ये फंगस प्रोड्यूस कर रही थी, जो, और उस कंपाउंड की वजह से जो हमारे सीडलिंग्स थे वो खराब होते जा रहे थे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात आती है, फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा और काम किया और उसने थोड़ा सा और चीज़ नोटिस की। जब उसने और रिसर्च किया, साथ ही साथ हमारे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने ये पता चला कि ये जो केमिकल है ये क्या करता है, ये जो डिसीज कॉज कर देता है, इसके वजह से हमारे सीड प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और हमारे राइस प्लांट्स ना टॉल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉल हो जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो हम हमेशा जो हमारी क्रॉप्स होती है, जो सीरियल क्रॉप्स होती है, उनको हम बहुत ज़्यादा टॉल नहीं चाहते हैं ना, इजीली कट हो जाएं, इजीली ऑब्जर्व हो पाए। तो ये जो डिसीज थी ये हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही थी, उनको टॉल कराती जा रही थी, और सीड प्रोडक्शन बहुत कम होता जा रहा था। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि जिब्रेला फ्यूजिकुराइड कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिसकी वजह से हमारे सीड्स खराब हो रहे हैं। तो बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, लेबोरेटरी में इस फंगस को कल्चर किया और इसके फिल्ट्रेट को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने दो कंपाउंड्स को ढूंढा, उन्हें दो कंपाउंड्स मिले जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट कराते हैं। उन्हें ऐसे दो केमिकल्स मिले जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट कराते हैं। तो ऐसे क्योंकि ये जिब्रेला से मिले थे, जिब्रेला फंगस से मिले थे, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया जिब्रेलिन। ठीक है, और जिब्रेलिन से आगे क्या नाम हो गया, जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिन बोलते हैं या जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, एक ही बात होती है। तो फिर
अब ये उनको बात समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ जो केमिकल्स हैं उनको क्रिस्टलाइज करके देखा, जब उनकी करेक्टर स्टडी किए तो पता चला कि ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट कराते हैं। तभी हमारे जो राइस के जो प्लांट्स थे वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ऊपर ग्रो होते जा रहे थे, ठीक है, वो टॉल होते जा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो पता चला कि ये वो वाली चीज़ है जो प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर है। साथ ही साथ अगर हम आज की बात करें, अभी जब हम जिब्रेलिन्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जिब्रेलिन्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, GA1, GA2, GA3, राइट। हम अलग अलग, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। GA3 को स्पेसिफिकली हम जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, राइट। अदरवाइज जो जिब्रेला से हमें कंपाउंड्स मिले थे उनको हम जिब्रेलिन्स बोल देते हैं। बट एज पर यू एनसीईआरटी इतना ही याद रखो कि ई कुरोसावा ने राइस सीडलिंग को ऑब्जर्व करके ये डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। वो डिस्कवरी ये थी कि साइंटिस्ट था स्कूग और उसके कोवर्कर्स, वो भी काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो टबैको स्टेम है ना, उनके इंटरनोडल सेगमेंट्स। नाउ आई बिलीव अब आपको इतना क्लियर है कि इंटरनोडल सेगमेंट का मतलब क्या है। नोड कौन सा पोर्शन होता है जहाँ से कोई नई ब्रांच इमर्ज होती है या फिर जहाँ से कोई लीफ इमर्ज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। दो नोड के बीच वाली स्पेस क्या हो गई, दो नोड के बीच की स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरनोडल स्पेस या इंटरनोडल सेगमेंट, ठीक है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंटरनोडल सेगमेंट्स है ना टोबैको स्टेम के, उनमें से कैलस तभी बनेगा। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास, मतलब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप हो जाता है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो फर्दर डिफरेंशिएट होकर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं या अलग अलग सेल्स बना सकते हैं। ये कैलस हम टिपिकली तब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, थोड़े से टाइप के सेल्स ले लेते हैं, उनको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं। जब उन सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं तो वो सेल्स को न्यूट्रिएंट तो मिल रहा होता है, वो फटाफट से डिवाइड कर जाते हैं, हम उसको बोलते हैं कैलस। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो एक ग्रुप होता है उसको कैलस बोलते हैं। कैलस का फायदा ये होता है कि वो बाद में डिफरेंशिएट होकर स्पेसिफिक सेल्स बना सकता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बना सकता है, ठीक है, पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट्स बना सकता है। तो अब उसने ये ऑब्जर्व किया, वो एक्चुअली कर क्या रहा था, वो टोबैको स्टेम के इंटरनोडल एरिया से इंटरनोडल एरिया को आगे प्रोलिफरेट कराने की कोशिश कर रहा था, मतलब इंटरनोडल एरिया को आगे डिवाइड करवाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि इंटरनोडल एरिया से कैलस तभी प्रोलिफरेट होगा अगर ऑक्सिन के साथ साथ कुछ और भी डाला जाए। मतलब ऑक्सिन तो अभी हमने पढ़ लिया कि वो प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर है, और वो टिप पे प्रेजेंट होता है तो वो ऊपर की तरफ ग्रोथ कराता है ना। अभी हम पढ़कर आए हैं तो अब हमें ये तो पता है कि अगर हमें टिप की ग्रोथ करानी है तो हमें ऑक्सिन तो चाहिए ही चाहिए। अब आप ये सोचो कि टबैको स्टेम है, ठीक है, उस स्टेम को आपने इंटरनोडल एरिया से काट लिया है, नोड के बीच में से काट लिया है, और आपने वहां से कैलस ग्रो कराना है कि मतलब कुछ ऐसे सेल्स वहां पर ग्रो कर जाए कि आगे वो पूरा का पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर बना दे। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन के साथ साथ उससे कुछ और न्यूट्रिएंट मीडियम भी उसमें डालना पड़ेगा। और उसने देखा कि अगर हम ऑक्सीजन के साथ वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट डाल दें तब भी हमारा प्रोलिफरेट हो जाता है कैलस। यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डालते हैं तब भी हमारा कैलस प्रोलिफरेट हो जाता है। कोकोनट मिल्क या डीएनए डालते तब भी हमारा जो कैलस है वो प्रोलिफरेट हो जाता है। मतलब अब एक्चुअली अगर मैं आपको कहानी समझाने की कोशिश करूं तो कहानी ये हुई है कि टोबैको स्टेम को लिया गया है, टोबैको स्टेम का इंटरनोडल एरिया लिया गया है, दो नोड्स के बीच का एरिया लिया गया है, उसमें ऑक्सिन डाला है। ऑक्सिन के साथ साथ अगर इनमें से कोई चीज़ डाल दी जाए तो हमारा कैलस प्रोलिफरेट कर जाता है, मतलब सेल्स डिवाइड कर जाते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, ये कहानी है। तो फिर उसके बाद हमारा एक और साइंटिस्ट आया, दैट वाज मिलर। उसने क्या किया, फिर उसने आगे फर्दर रिसर्च की और उसने देखा कि ये जो जितनी सारी चीज़ें हैं ना जिनका अभी हमने नाम लिया, चाहे वैस्कुलर टिश्यूज हैं, चाहे यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, चाहे कोकोनट मिल्क है या फिर डीएनए है, एक्चुअली इनमें सब में एक बहुत ही एक्टिव सब्सटेंस है जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कराता है।
साइटो का मतलब सेल, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है और वहां से उसने क्या नाम दिया, काइनेटिन नाम दिया। ठीक है, तो उसने ऐसे सब्सटेंस को नाम दे दिया काइनेटिन, और वहां से हमारा जो आगे टर्म आ गई, वहां से हमारी आगे हार्मोन की टर्म आ गई जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, पढ़ के आए हो ना, साइटोकाइनिन की सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है। तो काइनेटिन से साइटोकाइनिन आ गई। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से तो इतना ही है, राइट, कि जो काइनेटिन है वो बहुत हाईली एक्टिव सेल डिवीजन फैक्टर है। बट रिमेंबर, ये इतना इजी नहीं था जितना यहाँ पर बताया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी वर्क्स थे, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस थे, उसके बाद जाके कहीं पता चलता है। एंड वन थिंग जो आपको एमसीक्यूज में शायद आ सकती है, कि ये जो मिलर ने डिस्कवर किया था ना, कि ये जो साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस है, ये एक्चुअली हेरिंग के स्पर्म के डीएनए से डिस्कवर किया था। हेरिंग क्या होता है, एक टाइप की फिश है, एक फिश है, उसका नाम है हेरिंग, HERRING। ठीक है, तो हेरिंग फिश है, उसके स्पर्म के डीएनए से सबसे पहले उसने ये जो काइनेटिन है वो आइसोलेट किया था। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना, कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है, राइट। सीबीएसई में तो नहीं पूछा जाता, बट यूजुअली आपको ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिलर ने बाद में एक और भी ये जो हमारे वैस्कुलर टिश्यूज है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, कोकोनट मिल्क है, तो इन सब में से भी बहुत सारे जो ऐसे साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको डिस्कवर किया था। ठीक है, जो कॉर्न के सीड्स होते हैं, कॉर्न कर्नल्स होते हैं, वहां से सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था प्लांट्स में, जिसको नाम दिया गया था जिएटिन। अभी हम जब साइटोकाइनेंस की बात करेंगे वहां पे फिर से इसकी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ZEATIN, तो ये जिएटिन दोबारा से आएगा। तो कॉर्न कर्नल से जिएटिन सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। तो इसका मतलब, ये सब चीज़ें बताने का मतलब मेरा सिर्फ एक ही है, कि जो साइटोकाइनेंस हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। साइटोकाइनिन हमने एक ऐसे कंपाउंड को नाम दे दिया है, साइटोकाइनिन हमने एक ऐसे मॉलिक्यूल को नाम दे दिया है जो सेल डिवीजन को प्रमोट कराएगा। ठीक है, वो कार्निटिन भी हो सकता है, वो जिएटिन भी हो सकता है, राइट। कार्निटिन लाइक फैक्टर नाम दे सकते हैं, साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी बोल सकते हैं। बट उन्होंने जो सबसे पहले प्लांट हॉर्मोन्स का जो फीचर डिस्कवर किया था, कि ऐसा कुछ है जो प्लांट की ग्रोथ कराता है, जो सेल्स की डिवीजन कराता है, तो वो कौन था, स्कूग एंड मिलर। ठीक है, चलिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, अब हम बढ़ते हैं एक और हार्मोन की तरफ। क्या हुआ, मिड 1960s में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्चेस की, और मतलब वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे, बट स्टिल उनकी जो रिसर्चेस थी सेम बाय कोइंसिडेंस सेम टाइम पे आई, सेम ईयर में आई। और उन्होंने बताया कि उन उन लोगों ने एक ऐसा स्पेसिफिक इनहिबिटर को प्योरीफाई करके करेक्टराइज किया है। और ये जो इनहिबिटर्स उन्होंने देखे थे, जो उन्होंने केमिकल्स आइडेंटिफाई किए थे, बाद में पता चला कि वो आइडेंटिकल थे, वो एक जैसे थे। ठीक है, क्या था, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। ठीक है, तो तीन अलग अलग रिसर्चेस थी, तो तीनों ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने एक टाइप का इनहिबिटर ढूंढा है प्लांट्स में। इनहिबिटर बी बोल दिया, एब्सिशन 2 बोल दिया, या डॉर्मिन बोल दिया। बाद में जब इनको देखा गया, बाद में जब इनकी एक साथ रिसर्च की गई, तो पता चला कि ये जो केमिकल्स हैं ये केमिकली आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे हैं। और इसको बाद में क्या नाम दे दिया गया, एब्सिसिक एसिड। आपने पढ़ा होगा, एब्सिसिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, है ना। कि जब प्लांट्स में स्ट्रेस होता है तब ये हार्मोन काम आता है। तो क्या नाम था, एब्सिसिक एसिड, राइट। उसके बाद बात आती है हमारे लास्ट वाले पीजीआर की, जो है हमारा इथाइलिन। तो एच कजन्स थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जो राइपेंट ऑरेंजेस है ना, राइपेंट ऑरेंजेस से एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है। और उस सब्सटेंस के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, जो अनराइप बनाना होता है, जो कच्चे बनाना होते हैं, जिनको हम स्टोर करके रखते हैं, वो बहुत जल्दी राइप हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। मतलब अगर आपने कच्चे बनानास के साथ, अनराइप बनानास के साथ पके हुए ऑरेंज लगते हैं, वह राइपेंड ऑरेंज लगती हैं, तो जो कच्चे बनानास है, रॉ बनानास है, वो बहुत जल्दी राइप हो जाएंगे।
क्यों? उन्होंने ये पता चला क्योंकि जो राइप ऑरेंजेस है उनसे एक सब्सटेंस निकलता है, वॉलेटाइल सब्सटेंस निकलता है। और जब उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इथाइलिन, और वो एक गैसियस सब्सटेंस है या फिर एक गैसियस पीजीआर है, राइट? तो ये बात हुई हमारी डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। इसके बाद हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। तो सबसे पहले ऑक्सिन पे चलते हैं, देन हमारे जो बाकी वाले होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? रिमेंबर, अब इसके बाद जो हमें समझना है, जो हमें डिस्कस करना है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे सारी की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आने वाली है और वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लगे कि इतना सारा याद क्या करना है, बट स्टिल आपको ये सारा याद तो रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट, राइट? चलिए, तो जो हमारा ऑक्सिन है दैट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। तो अगर अब आपको कल की क्लास याद होगी, तो कल की क्लास में हमने बात की थी कि इंडोल वाले ग्रुप से, राइट? कि कुछ जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो ऐसे हैं जिन पे इंडोल ग्रुप ऐड है ना? तो जो ऑक्सिन है वो हम किसको नाम देते हैं? इट्स नेम, मतलब उसका जो एक्चुअली केमिकल नेम है वो क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है? एसिटिक एसिड वाला जो हमारा एसिटिक एसिड है उसके थर्ड पोजीशन पे इंडोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और उस जो हमारा केमिकल कंपाउंड है उसको हम नाम क्या दे देते हैं? ऑक्सिन। साथ ही साथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं या जिनके पास ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको हम क्या नाम दे देते हैं? ऑक्सिन दे देते हैं। अब ये बात तो हमें पता है कि जो हमारी शूट टिप है या ग्रोइंग टिप है स्टेम की या रूट की, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सिन प्रेजेंट होगा। क्योंकि अब हमने डिस्कवरी में बात की है कि जब अभी हम कैनरी ग्रास की डिस्कवरी की बात कर रहे थे कि कॉलियोपेटाइल में कुछ प्रेजेंट है ऐसा जो फर्दर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में ट्रांसमिट हो जाता है। तो कॉलियोपेटाइल का मतलब क्या है? टिप, ठीक है? तो ग्रोइंग एपिसिस में, एपिसिस का मतलब क्या होता है? टिप। तो स्टेम की या रूट की टिप में जनरली प्रोड्यूस होता है और फिर वो वहां से पूरे की पूरी रीजन्स में माइग्रेट होता जाता है, ठीक है? अच्छा, कुछ ऑक्सिन्स हैं लाइक IAA इंडोल एसिटिक एसिड, या फिर IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इनको प्लांट से आइसोलेट किया गया है। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, यहाँ से देखिए, यहाँ से CBSE या थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम आता है। यहाँ से जो स्पेसिफिकली पूछा जाता है वो आपका नीट में काम आएगा, ठीक है? इसलिए आप इसको याद रखना, नीट में ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? NAA एंड 2,4-D, ठीक है? ये क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन्स है। सिंथेटिक ऑक्सिन्स मतलब खुद से बनाए हुए हैं, लेबोरेटरी में बनाए हैं, रिसर्च करके केमिकल्स को खुद ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि वो ऑक्सिन्स के जैसे काम करें। दीज टू नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NAA naphthalene acetic acid and 2,4-D 2,4-dichlorophenoxy acetic, ठीक है? These are synthetic oxygens. Please highlight it and mark it as very very important. इनको स्टार डाल लो क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट MCQ बनता है, ठीक है? तो ये जितने भी ऑक्सीजन की हमने बात की, चाहे IB हो, IAA हो, 2,4-D हो या NAA हो, तो ये सारे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है? हेल्प क्या करते हैं? अगर स्टेम कटिंग है तो वहाँ पे रूटिंग इनिशिएट करा देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? प्लांट प्रोपोगेशन में, जैसे अभी मैं आपको कह रही थी कि जो टोबैको स्टेम था, हम वहाँ से क्या इनिशिएट कराते हैं? हम वहाँ से हेल्प क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? वहाँ से कैलस ओरिजिनेट कराने की कोशिश कर रहे थे। कैलस से होगा क्या? पूरा का पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना? तो आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनकी स्टेम काट के लगा दी जाए तो वहाँ से नया प्लांट उग जाता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? रोज का, है ना? आपने, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज की बात करूँ तो हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि जो रोज है ना उसकी कलम लगा दो, एक प्लांट से काट के दूसरे पॉट में लगा दो और उससे क्या होता है? प्लांट उग जाता है ना? हम कहते हैं उसकी स्टेम का एक पोर्शन कट करके आप लगा दो, उससे नया उग जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है? स्टेम कटिंग में वो रूट ही तो इनिशिएट हो जाती है ना। तो वो जो स्टेम्स में रूटिंग इनिशिएट कराने वाला जो हार्मोन होता है वो एक्चुअली होता क्या है? हमारा ऑक्सिन होता है। साथ ही साथ जो हमारा ऑक्सिन होता है वो फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। एग्जाम्पल है पाइनएप्पल्स। देखो, आई एम रिपीटिंग अगैन,
कि ये जो आपको एनसीईआरटी में स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब नीट का पेपर देने जाओगे ये एक एक एग्जांपल उठकर आएगा, ठीक है। इसी थियोरेटिकल पार्ट में यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ लर्न करने वाला है, बट एमसीक्यू वाला पोर्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये क्या करते हैं, अर्ली स्टेजेस पे अगर फ्रूट और लीफ ड्रॉप को ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। मतलब ताकि वेस्टेज नहीं हो, तो जो यंग लीव्स हैं या यंग फ्रूट है उसको ये उनकी ड्रॉपिंग को प्रिवेंट करते हैं। लेकिन जो हमारे ओल्डर लीव्स हैं या ओल्डर फ्रूट्स हैं जो मेच्योर हो चुके हैं, उनकी एब्सिशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू कि एब्सिशन का मतलब क्या होता है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो नेचुरल डिटैचमेंट होती है प्लांट्स के पार्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब एक लीफ मेच्योर हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो वो अपने आप डिटैच हो जाती है ना। एक फ्रूट जब बहुत ज़्यादा पक जाता है, राइप हो जाता है, तो वो अपने आप डिटैच हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिशन बोलते हैं। तो अर्ली स्टेज पे उनको गिरने नहीं देता, जब मेच्योर हो जाती है फिर उनको उनकी एब्सिशन करा देता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना आ रहा है जहाँ से आपकी एक डेफिनेशन भी आ जाती है कभी कभार। वो ये है कि जो हमारे हायर प्लांट्स हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें एक फिनोमेना ऑब्जर्व होता है कि जो हमारा एपिकल बड होता है, मतलब जो टिप वाला बड होता है जो लगातार ग्रो करता रहता है, वो क्या करता है, कभी कभार ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि वो जो लेटरल बड्स की ग्रोथ को ना इनहिबिट कर देता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारी एक ये शूट ग्रो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एपिकल बड है जो आगे लगातार डिवाइड होकर आगे ग्रोथ कराता रहेगा। बट कभी कभार ऐसा होता है कि ये कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है कि जो इसकी लेटरल वाली साइड्स हैं उनको वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने नहीं देता। तो इस हार्मोन के प्रोड्यूस होने की वजह से होता ये है कि यहाँ से कुछ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो इसकी लेटरल बड्स है ना वो छोटी छोटी रह जाती हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से रह जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, या फिर कभी कभार ये इनको ऑल टुगेदर ही ग्रो नहीं होने देता, कि इनको बंद कर देता, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल का मतलब क्या है, एपेक्स, ठीक है। जो टिप पर है, तो टिप पर रहकर वो डोमिनेंट बन रहा है, वो अपने लेटरल बड्स को ग्रो ही नहीं होने दे रहा, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, हम शूट टिप्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन। डी रिमूवल, कैपिटेशन हेड के लिए टर्म यूज किया जाता है, तो रिमूवल ऑफ हेड मतलब रिमूवल ऑफ शूट टिप। तो फिर शूट टिप्स का रिमूवल करा के हम क्या करते हैं, फिर हमारे जो लेटरल बड्स होते हैं वो ओरिजिनेट हो जाते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आपकी एक लाइन है, इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, कैन यू एक्सप्लेन वाई। ऑब्वियसली वी कैन एक्सप्लेन, क्योंकि हेज मेकिंग, देखो जब भी हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाना है तो हम वो नहीं चाहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा लंबी हो। मान लो कोई एक ऐसे फेंस है, हमें उसको कवर करना है, ठीक है, हमने प्लांट लगाया, अब वो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो हमें फ़ायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डीकैपिटेशन कर देंगे। डीकैपिटेशन करेंगे तो लेटरल बार्स ओरिजिनेट हो जाएंगे, लेटरल बार्स अगर ओरिजिनेट हो जाएंगे तो फटाफट से इस फेंस को कवर कर देंगे, है ना। अगर हम लगाते तो एक अलग जो अगर एपिकल डोमिनेंस वाला होता तो एक अलग होता, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करवा रहे हैं लेटरल बार्स की फॉर्मेशन। तो देखो अगर यहाँ से लेटरल बार्स आएंगे और फिर यहाँ से भी लेटरल बार्स आएंगे तो क्या होगा, फटाफट से हमारी जो फेंस होगी या हमारा कोई एरिया होगा वो कवर हो जाएगा, एक एरिया में फटाफट से वो प्लांट्स कवर हो सकते हैं, वो प्लांट्स बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं, राइट। तो ये एपिकल डोमिनेंस एक चीज़ याद रखना, एपिकल डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि ऑक्सिन्स का यहाँ पे ऑक्सिन्स क्या करते हैं, तो आप कहना कि ये एपिकल डोमिनेंस का भी बार करा देते हैं, क्योंकि शूट पे प्रेजेंट है ना, तो टिप पे प्रेजेंट है, लगातार टिप को ग्रो कराते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस हो जाता है, ठीक है। अब ऑक्सिन का एक और फीचर है जो आपको याद रखना है, कि जो ऑक्सिन है ना वो क्या कराते हैं, वो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करा देते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पार्थिनोकार्पी होता क्या है। पार्थिनोकार्पी एक मेथड है जिसमें ओव्यूल्स के फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी।
ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हमारा सिलेबस का रिड्यूस नहीं हुआ होता तो हम इसे चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ते कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं। देखो ये अब आपको शायद आई बिलीव आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एक फ्रूट बनता कैसे है, राइट। हमने एंजियोस्पर्म्स वाला तो चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ी थी कि ओवरी होता है, उसमें ओव्यूल होता है। ओव्यूल की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड बन जाता है ना। और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। बट जो ऑक्सिन्स हैं वो कभी कभार पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस करा सकते हैं। एग्जाम्पल है टमाटोज में, ठीक है। जो ऑक्सिन्स हैं उनको हर्बिसाइड्स के जैसे यूज किया जाता है। 2,4-D जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, दैट इज यूज टू किल डाइकॉट वीड्स। इनको डाइकॉट वीड्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं ये उस पर इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो क्योंकि ये वीड्स को किल कर देते हैं तो फिर दैट्स व्हाई दे आर यूज टू मेक वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। गार्डनर्स इनको यूज करते हैं ताकि वीड फ्री लॉन्स बनाए जा सके। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं और हमारे जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम ग्रो करा रहे होते हैं उनका न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, उनका खाना ले लेते हैं और उनके साथ कम्पीट करते हैं, उनके साथ कंपटीशन करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। तो जो ऑक्सिन्स होते हैं वो वीड्स को किल करने में हेल्प करते हैं। वो मोनोकॉट प्लांट्स को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। तो उससे हम अपने जो गार्डन्स हैं या जो लॉन्स हैं उनको वीड फ्री रख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, राइट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला था। आगे जो हम हार्मोन्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी सारा का सारा फैक्चुअल पार्ट होगा, राइट। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स, दैट कि उनके क्या क्या फंक्शन है। जो मेजर पार्ट है एमसीक्यू वाला वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, राइट। So that's all about today's class. We will discuss the next topic in the next class.